हेलो दोस्तों, आज हम अपने रिएक्शन इंटरमीडिएट का 15 लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और हमने लास्ट 14 लेक्चर में अपने कार्बोकेटाइन को अच्छी तरह फिनिश कर लिया है। अपने कार्बोकेटाइन को हमने बिल्कुल अपने एग्जाम से रिलेटेड जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है अपने एमएससी से रिलेटेड हमने बिल्कुल अच्छी तरह अपने कार्बोकेटाइन को बिल्कुल अच्छी तरह इन डेप्थ फिनिश कर चुके हैं। अब अपने नेक्स्ट इंटरमीडिएट पे चल रहे हैं जो है हमारा कार्बिन। ऐसे ही हमारे ऐसे ही फ्री रेडिकल आएंगे, फ्री रेडिकल के बाद ऐसे ही हमारे आगे इंटरमीडिएट को हम एक एक करके ख़त्म करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम कार्बिन का फर्स्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। कार्बिन का इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन हम थोड़ा बहुत देखेंगे, फिर हम इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें को एक्सप्लेन करेंगे। स्ट्रक्चर्स होगी, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड बातें हम अपनी इस लेक्चर में कवर अप करने की सोचेंगे। पर इस लेक्चर में हम कार्बिन की फॉर्मेशन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। कार्बिन कैसे कैसे फॉर्म होगा, कैसे नहीं होगा, वो चीज़ हम एक एक करके इनको देखते हैं। तो पहले आ जाओ कार्बिन का इंट्रोडक्शन। तो भाइयों देखो, कार्बिन 2 एटम से बॉन्डेड होता है और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन क्या रखता है, ये अपने अनशेड रखता है। क्या रखता है भाइयों, कार्बिन 2 एटम से बॉन्ड तो बना लेता है पर बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, अनशेड रखता है। और अनशेड रखने की वजह से तो कार्बिन के जो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, वो कार्बिन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल के अंदर। वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाइयों, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं नहीं होते। तो इनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता ही नहीं होता, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है भाइयों। इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को हम कहते हैं भाइयों इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन लवर, यस या नो, इलेक्ट्रोफाइल, जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती। और कार्बिन क्या होते हैं, ये ना ही चार्ज स्पीसीज है, ना ही इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ना ही इनके पास नेगेटिव चार्ज है। जैसे हमारे कार्बन है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये भी हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट है जिन्हें हम आगे इन फ्यूचर क्लियर करेंगे। ऐसे ही जैसे हमारे क्या है कार्बोकेटाइन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिनको हमने अच्छी तरह खत्म करा। पर ये जो कार्बिन है, ये इनके पास ना पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना नेगेटिव चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होते। ये न्यूट्रल स्पीसीज होती है। क्या होती है भाइयों, न्यूट्रल स्पीसीज होती है। और ये न्यूट्रल स्पीसीज होने की है, फिर भी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल स्पीसीज होती है भाइयों। जो हमारी कार्बिन है वो हाईली अनस्टेबल स्पीसीज होती हैं। ये कैसे करके अपनी स्टेबिलिटी को गेन करना चाहती हैं। ये इतनी ज़्यादा हाईली अनस्टेबल होती है, बेंजीन तक को नहीं छोड़ती, एक के साथ साथ आते हैं बेंजीन को भी निपटा देती है। तो वो देखेंगे एक एक करके। पहले तो छोटा मोटा इंट्रोडक्शन देखो, क्लियर है। तो इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल के अंदर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, न्यूट्रल स्पीसीज है और हाईली अनस्टेबल स्पीसीज है। ठीक है, तो कार्बिन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात करने चलते हैं भाइयों। जो कार्बिन के स्ट्रक्चर है वो कार्बिन के जो अनशेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उन पे डिपेंड करती है। कार्बिन के वैसे 2 फॉर्म एग्जिस्ट करती है, वो कैसे वो एग्जिस्ट करती है, वो इस पे डिपेंड करता है, अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। क्या ये जो इसके अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या एक ऑर्बिटल में रहना चाहते हैं या 2 ऑर्बिटल में? अगर वो एक ऑर्बिटल में रहेंगे तो पेयर्ड बन के रहेंगे, यस या नो। और अगर दोनों डिफरेंट ऑर्बिटल में रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है अनपेयर्ड रहेंगे। तो पेयर्ड और अनपेयर्ड होने की वजह से कार्बिन की 2 फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, कार्बिन की 2 फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं। तो कार्बिन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड पहले बात करने से पहले कार्बिन के कुछ क्या है रिप्रेजेंटेशन देख लो, कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कार्बिन की, कैसे कैसे रिप्रेजेंटेशन देखी जाएगी हमें क्वेश्चन में, कार्बिन कैसे दिया जाएगा उसको भी तो थोड़ा बहुत पता कर लेते हैं। तो कार्बिन की रिप्रेजेंटेशन पाते हैं, तो सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन कार्बिन की होती है भाइयों ये। कार्बिन 2 अदर एक्स और वाई कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ एक्स वाई दोनों हाइड्रोजन ले लिए और 2 अनशेड, एक अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो इसको हम बोलते हैं मिथाइल कार्बिन। क्या बोलते हैं भाइयों, मिथाइल कार्बिन, मिथाइल कार्बिन। और इसी को हम मिथिलीन भी बोलते हैं, मिथिलीन। तो घबराने वाली बात नहीं, मिथिलीन और मिथाइल कार्बिन यही है। अगर मैं हाइड्रोजन को चेंज करके दोनों जगह मिथाइल ग्रुप ले लेता हूं तो क्लियर है, तो
कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे ही भी स्ट्रक्चर मिल सकती है। अगर हम इस मिथाइल को चेंज करके दोनों जगह क्लोरीन ले लेते हैं तो ये हमारा डाइक्लोरोकार्बिन बन जाता है, डाइक्लोरोकार्बिन। क्लियर है? अगर हम इस एक हाइड्रोजन को चेंज करके एक फिनाइल ग्रुप ले लेते हैं तो एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। मानो और भी हमारे कार्बिन के फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, जैसे दोनों जगह हम OMe ग्रुप ले लेते हैं, ओ मिथाइल ग्रुप, OMe, Me का मतलब मिथाइल ग्रुप, OCH3 लिख सकते हैं। इसी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो थोड़ा आपको ऐसा भी दे सकता है, ऐसा भी दे सकता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, OMe OCH3 एक ही बात है, तो एक ऐसी फॉर्म एग्जिस्ट करती है। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O Me। वेराइटीज ऑफ कार्बिन आर देयर। एक एक करके जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो सभी कार्बिन की रिप्रेजेंटेशन से हम रूबरू हो जाएंगे। क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा एक एक करके। तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है, इसको नोट कर लो, क्या पता हमारे क्वेश्चन में ये दिख जाए। बिल्कुल दिखेंगे, जहां तक होगा इसलिए लिखा है, तो इस चीज को नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम अपने स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे। तो स्ट्रक्चर जो है कार्बिन के, वो दो एग्जिस्ट करते हैं। कार्बिन के दो फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। वो किस पे डिपेंड करते हैं कि कार्बिन के जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ऑर्बिटल में रहना चाहते हैं या दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में रहने चाहिए। जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों एक साथ एक ऑर्बिटल में रहना चाहते हैं या दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में रहना चाहते हैं। तो जैसे मान लेते हैं, जैसे ये एक ऑर्बिटल है, दोनों अगर एक ही ऑर्बिटल में रहेंगे तो पेयर्ड बन के रहेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पेयर्ड होंगे। अगर दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में होंगे तो ऑब्वियस ही बात है क्या होंगे, अनपेयर्ड होंगे ही नहीं होंगे। बिल्कुल ऑब्वियस बात है। तो इसी वजह से कार्बिन के दो फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है हमारा सिंगलेट कार्बिन और दूसरा होता है हमारा ट्रिपलेट कार्बिन। ठीक है, किस वजह से हुआ? ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल कैसे रहना, किस और कैसे और किस टाइप के ऑर्बिटल में किस तरह से रहना चाहते हैं उस चीज पे डिपेंड कर रहा था। तो हमारे पे कार्बिन के दो फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। एक हमारा है सिंगलेट कार्बिन और दूसरा है हमारा ट्रिपलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन, जो सिंगलेट कार्बिन है उसमें जो कार्बिन के जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैसे तो हम बता सकते हैं ये भी हमारी कार्बिन है और ये भी हमारी कार्बिन है। अब कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये सिंगलेट कार्बिन है, ये ट्रिपलेट कार्बिन है। तो कार्बिन की जो रिप्रेजेंटेशन है सिंगलेट कार्बिन की, तो दो अनपेयर्ड मतलब दो ऑर्बिटल ले लिए और जो इसके दो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ऑर्बिटल में रहेंगे। इसके जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ऑर्बिटल में रहेंगे, इसीलिए ये क्या है, सिंगलेट कार्बिन है। ठीक है भैया, अगर हम इसी के ही ट्रिपलेट कार्बिन के ही स्ट्रक्चर बनाए तो इसके जो ऑर्बिटल हैं, इसके जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट ऑर्बिटल में रहेंगे, डिफरेंट ऑर्बिटल रहेंगे। तो सिंगलेट कार्बिन की रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो सकती है या फिर ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम सिंगलेट कार्बिन रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर्ड होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इसके जो दोनों अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही ऑर्बिटल में है। तो एक ऑर्बिटल में है तो ऑब्वियस सी बात है अपोजिट स्पिन होगी। अपोजिट स्पिन होने की वजह से हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो तीन तरीके से रिप्रेजेंटेशन, घबराने वाली बात नहीं है। ऐसे ही हम ट्रिपलेट कार्बिन की रिप्रेजेंटेशन, अगर ये दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में है तो इसलिए सेम स्पिन दिखा दिया इनका, प्लस हाफ है तो इसकी भी प्लस हाफ, अगर इसकी माइनस हाफ रखते हैं तो दोनों की माइनस हाफ ही रखनी पड़ेगी। तो रिप्रेजेंटेशन है, घबराने वाली बात है ही नहीं। तो अपने आगे चलते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है सिंगलेट कार्बिन है, इसके पास नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्वियस ही बात है, क्यों नहीं होंगे भाई? ऑब्वियस ही बात है, ये इसके जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एक ही ऑर्बिटल में रहेंगे और एक ही ऑर्बिटल में रहने के लिए उसे अपना अपोजिट स्पिन रखना ही पड़ेगा। इसलिए इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में है तो इसलिए पेयर्ड है। और इसके दोनों ऑर्बिटल अलग अलग ऑर्बिटल में, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, इसलिए इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है भैया, ये चीज क्लियर हुआ। बोथ इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके जो बोथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रेजेंट है एक ऑर्बिटल के अंदर। बोथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सेम ऑर्बिटल, यस या नो, दिख भी रहा है आपको, और इसके बोथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिटल। तो इस चीज को नोट करें, क्लियर है भाइयों। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, इसके दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये अनपेयर्ड है, इसलिए ये पेयर्ड है। भाइयों अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 और इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। बोलोगे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ यही है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में है इसके और इसके दोनों ऑर्बिटल में, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इसकी शेप क्या होगी? ट्रायंगुलर प्लेनर, यस या नो। तो ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर दिखा दो, एक ये हो गया, और एक इस पे ऑर्बिटल क्या रहती है, देखो भाइयों इसके दो ऑर्बिटल हैं, एक में तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या है? पेयर्ड है, एक में दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या है? पेयर्ड है, और एक क्या है? अनपेयर्ड बच गई। तो देखो भाइयों दो तो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहे हैं, तो दिखा दो, ये दो हाइड्रोजन से बॉन्ड हमने दिखा दिया, ठीक है, और दोनों अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसमें है? एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, हमने ये भी दिखा दिया, और इसकी एक ऑर्बिटल क्या रहेगी? इसकी एक वैकेंट पी ऑर्बिटल रहेगी, नहीं रहेगी? इसके पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होती है भाइयों, ये जो कि हमने दिखा दी। ये क्या है हमारी? वैकेंट पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल। तो सिंगलेट कार्बन में एक वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट रहती है, और जबकि ट्रिपलेट कार्बन में, एक बार देख लूं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, ठीक है, सिंगलेट कार्बन में वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होती हैं। एक तो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिए, दो हाइड्रोजन से बॉन्ड हो गए, एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे इसलिए ये दिखा दिया, और एक वैकेंट ऑर्बिटल, और ये हमारी क्या है? ट्रायंगुलर प्लेनर शेप है, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है। ऐसे ही इसकी भी शेप ट्रायंगुलर प्लेनर ही होती है, पर देखो तो दिखाओ ट्रायंगुलर प्लेनर होगी, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके दो तो हाइड्रोजन से बॉन्ड बन रहे हैं, यस या नो, तो दिखा दो, दो हाइड्रोजन से बॉन्ड बन रहे हैं, तो हमने दिखा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। और इसके एक ऑर्बिटल ऐसे दिखा दी, और दोनों ऑर्बिटल में अलग अलग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसकी भी ट्रायंगुलर प्लेनर शेप है, इसकी भी ट्रायंगुलर प्लेनर शेप है, बस डिफरेंस क्या है? इसके पास वैकेंट और पी ऑर्बिटल होती है, इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल नहीं होती, क्लियर हुआ। तो एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको, जो कार्बन की जो बॉन्ड एंगल है वो किस किस के बीच में लाई करती है? कार्बन की बॉन्ड एंगल 100 डिग्री से 150 डिग्री तक इसकी जो बॉन्ड एंगल लाई करती है, क्लियर है भाइयों। पर जो सिंगलेट कार्बन की जो बॉन्ड एंगल है वो कहां से कहां तक लाई करती हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सिंगलेट कार्बन की जो बॉन्ड एंगल है वो 100 डिग्री से 110 डिग्री बॉन्ड एंगल तक लाई करती है, और जो आपकी ट्रिपलेट कार्बन है उसकी जो बॉन्ड एंगल है 130 डिग्री से 150 डिग्री तक लाई करती है। तो इस चीज को नोट करेंगे, ज्यादा नहीं है, ये आपको डाटा याद रखना है, कोई घबराने वाली बात नहीं है कि आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। वैसे तो बस मेरे को ये आपको समझाना था सिंगलेट और ट्रिपलेट में डिफरेंस क्या है। सिंगलेट कार्बन जिसके दोनों अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होती हैं, और ट्रिपलेट कार्बन दोनों अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिटल में पाई जाती है। इसके एक ऑर्बिटल में पाई जाने की वजह से इसके एक पी ऑर्बिटल क्या रह जाती है? वैकेंट रह जाती है, और इसकी एक भी वैकेंट पी ऑर्बिटल नहीं होती। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसके पास, और इसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्लियर है। दोनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2 होती है हमारी, दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, दोनों की शेप ट्रायंगुलर प्लेनर ही होती है, बट डिफरेंस क्या होता है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स पे, और इसका जो बॉन्ड एंगल 100 से 110 के बीच में पाया जाता है, इसकी 130 से 150 डिग्री की बॉन्ड एंगल के बीच में लाई करता है। तो अब अपने बात चलते हैं, हमारी स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात होगी। हमने देख लिया कार्बन का इंट्रोडक्शन है, कार्बन हाईली अनस्टेबल स्पीसीज होती है, वो किसी से भी रिएक्ट कर लेती है, वो तो हम देख लेंगे अभी। पर कार्बन के हमने दो फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, किस वजह से एग्जिस्ट करते हैं वो भी देख लिया हमने, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, कि एक ऑर्बिटल प्रेजेंट रही है, दो ऑर्बिटल प्रेजेंट रहेगी। फिर कार्बन हमने देख लिया सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन में क्या डिफरेंस था, ये भी क्लियर कर लिया। अब हम अपने चल रहे हैं कार्बन के फॉर्मेशन के ऊपर, कि कार्बन कैसे हम अपने कार्बन
कार्बिन को फॉर्म कर सकते हैं। तो वैसे कार्बिन की फॉर्मेशन के लिए चार वेज हैं हम कार्बिन को फॉर्म कर सकते हैं। तो हम एक एक करके फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन को देखने जा रहे हैं। तो कार्बिन की फॉर्मेशन पाते हैं, ठीक है भाई। तो कार्बिन को हम 4 वेज में, हम 4 डिफरेंट वेज से हम कार्बिन को फॉर्म कर सकते हैं। तो जनरेशन ऑफ कार्बिन की बात कर रहे हैं, जनरेशन ऑफ कार्बिन। कार्बिन को हम 4 डिफरेंट वे से जनरेट कर सकते हैं। उसमें पहला जो जनरेशन का मेथड है वो है डायएजोमीथेन की हेल्प से। किसकी हेल्प से? डायएजोमीथेन की हेल्प से। कैसे होते हैं, दिखते हैं डायएजोमीथेन या डायएजो कंपाउंड की हेल्प से, मीथेन ही ना बोले हम, डायएजो कंपाउंड की हेल्प से, डायएजो कंपाउंड की हेल्प से हम कैसे अपने कार्बिन को फॉर्म करेंगे। तो डायएजो कंपाउंड की हेल्प से हम अपने कार्बिन को फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो पहले डायएजो कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन भी तो हमें पता होनी चाहिए कि दिखते कैसे हैं। जैसे हमने कार्बिन की रिप्रेजेंटेशन देखी थी, ऐसे डायएजो कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन देखो। तो डायएजो कंपाउंड कैसे दिखते हैं आपको, ये देखो, 2 कार्बन ने बॉन्ड करें, डबल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड एन, ये आपके डायएजो कंपाउंड। एजो का मतलब नाइट्रोजन ग्रुप, 2 नाइट्रोजन ग्रुप से अटैच होता है हमारा, ठीक है। तो डायएजो कंपाउंड, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट करने का ही तरीका है। तो हम लिख देंगे C डबल बॉन्ड N, और N डबल बॉन्ड N को हम लिख दिया N2। N2 मतलब ऑब्वियसली बात है, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ हमारा R ग्रुप, हमारा R ग्रुप, इसी को हम और भी ज़्यादा स्क्वीज कर सकते हैं, R2CN2, कोई दिक्कत तो नहीं, R2CN2 लिखने का तरीका है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में आपको ऐसे लिखा दिखा जाए तो आप समझ जाना ये लिखा है। ऐसे ही अगर हम R को हटाएं, H लगा दें, तो हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, यस या नो, N2, और इसको और भी ज़्यादा स्क्वीज करके हम लिख सकते हैं H2CN2, यस या नो, यस या नो। और ठीक है, और हम अगर H की जगह हम मिथाइल ग्रुप ले लेते हैं तो हमारा कुछ डायज़ोमीथेन इस तरीके से दिखेगा। और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CH3 डबल बॉन्ड N2, कोई दिक्कत तो नहीं। लिखने का तरीका है, आपको कैसे भी दे सकता है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको रिप्रेजेंटेशन बता, पहले हमें पहचानना तो पता चल जाए कि डायएजो कंपाउंड दिखते कैसे हैं, वैरायटीज ऑफ डायएजो कंपाउंड। वैसे हम कुछ तो वैरायटीज तुम तो देख ले कि क्वेश्चन करने से पहले हमें कुछ तो पता रहे, हाँ भाई डायएजो कंपाउंड कैसे दिखते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 का होल ट्वाइस CN2, CH3 का होल ट्वाइस CN2। तो ये हमारा डायएजोमीथेन, इसी के ऊपर लिखने वाला था, पर हम डायएजो कंपाउंड को रिलेट कर रहे हैं। डायएजो कंपाउंड जरूर थोड़ी है डायएजोमीथेन से प्रिपेयर करेगा कार्बिन को। तो डायएजो कंपाउंड आपके पास इतने सारे और भी दिखा देता हूँ आपको, तो इस चीज़ को पहले नोट करो। ये हमारा डायएजोमीथेन है, मीथेन, ठीक है, ये हमारा डायएजोमीथेन है, ठीक है। इसी को नोट करो, फिर अपने और डायएजो कंपाउंड को आपको दिखाता हूं, ठीक है। जैसे हमारे पास और अपने डायएजो कंपाउंड है, एक इस तरीके से डायएजो कंपाउंड हमें देख सकते हैं, ठीक है भाइयों। हाँ, एक चीज और, मैंने आपको डायएजो कंपाउंड बनाए, यहाँ नेगेटिव और इधर पॉजिटिव जरूर लगा लेना, यहाँ नेगेटिव और उधर पॉजिटिव जरूर लगाना है। जैसे हमारे, मैंने आपको सबसे पहला स्ट्रक्चर दिखाया था ऐसे, और फिर हमने ऐसे दिखाया था आपको, तो एक जगह नेगेटिव एक जगह पॉजिटिव और दिखा लेना। इसी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, R डबल बॉन्ड N2, कोई दिक्कत नहीं है। वो N2 का मतलब इसी में नेगेटिव पॉजिटिव इन्वॉल्व है, पर सबसे जो लॉन्गेस्ट वाला जो स्ट्रक्चर होगा उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दिखाने जरूरी है, जैसे इसमें दिखाया, मैं दिखाना भूल गया, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसलिए मैंने हर किसी में स्ट्रक्चर में नेगेटिव पॉजिटिव जरूर लगा लेना, क्लियर है। इसी को हम इलेबोरेट करके लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं N2, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे हमारे पास और अपने डायज़ोमीथेन है, और यहाँ से लगा ले हैं अपने
N डबल बॉन्ड N, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, सिंपली आप करवा दोगे। ये हमारे पास एक आखिरी और देख लेते हैं हमारे पास डायज़ो कंपाउंड्स, ठीक है। ठीक है, तो ये आपके पास इतने वैरायटीज ऑफ डायज़ो कंपाउंड है, और इसको भी रिप्रेजेंट करके आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो लिखने का तरीका है, डायज़ो कंपाउंड आपको पहचानने आ गए होंगे। अब बात आ जाती है जो हमारे डायज़ो कंपाउंड है, वो हमें पता है कि जनरेशन ऑफ कार्बन में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कार्बन को जनरेट करेंगे, पर ये हमारे डायज़ो कंपाउंड है वो 3 और डिफरेंट वेज से मतलब एक्ट करते हैं। पहला जो है बिहेवियर है इनका डायज़ो कंपाउंड का, तो ये 3 तरीके से बिहेव कर जाते हैं। पहले तो ये बेस की तरह बिहेव करते हैं, दूसरा क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करते हैं, और तीसरे हमारे तो है ही है कार्बन की जनरेशन के लिए भी, तो एक्ट एज अ सोर्स ऑफ कार्बन, तीसरा बिहेवियर ये है। तो पहला सोर्स क्या है, इट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ बेस, दूसरा सोर्स क्या है, दूसरा क्या बिहेवियर इसका, एक्ट एज अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और तीसरा है हमारा एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एक्ट एज अ सोर्स ऑफ कार्बन। क्लियर है, तो ये 3 तरह के बिहेव करते हैं। एक्ट एज बेस, बेस क्या होते हैं, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, तो कुछ ऐसे ही डायज़ो कंपाउंड प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके रिएक्शन करेंगे, तो हम देखेंगे एक एक करके। दूसरा क्या है, हमें तीनों ही पढ़ने हैं, ये नहीं कि कार्बन को जनरेट करना सीखना है, हमें तीनों को ही करने हैं। पहला क्या है, एक्ट एज अ बेस, दूसरा हमें क्या देखना है, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉन रिच डेफिशिएंट सेंटर पर अटैक मारना चाहते हैं, कुछ ऐसा ही डायज़ो कंपाउंड भी करते हैं। थर्ड क्या है हमारे, एक्ट एज अ सोर्स ऑफ कार्बन, जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। तीनों को देखेंगे इसमें, आज के लेक्चर में तीनों को ही देखेंगे, पर एक एक करके, ठीक है। तो पहला जो क्या हम देखने वाले हैं, एक्ट एज अ सोर्स ऑफ कार्बन, कैसे हमारा डायज़ो कंपाउंड कार्बन का सोर्स कैसे बनता है, उस चीज को देखने जा रहे हैं, ठीक है भाई। तो अभी हमने डायज़ो कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन देखी है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी डायज़ो कंपाउंड से कार्बन बनाने में, क्योंकि हमें तो पता है डायज़ो कंपाउंड कैसे दिखते हैं। तो हम पहला जो हम देखने वाले हैं, एक्ट एज अ सोर्स ऑफ कार्बन, और क्वेश्चन आते हैं तो इंपॉर्टेंट है, कार्बन बनाओगे तभी तो कार्बन से रिलेटेड उसके कार्बन से रिलेटेड जो भी नेम रिएक्शन होगी, उससे इन्वॉल्व जो भी रिएक्शन होगी तभी तो हम कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें कार्बन भी बनाना आ सकता है। तो कार्बन कैसे बनाएंगे उस चीज़ को हम देखने जा रहे हैं। तो पहला क्या है, एक्ट एज अ सोर्स ऑफ कार्बन। तो हमने ले लिया हमारे पास, जैसे कार्बन है हमारे पास CH2N2, कोई दिक्कत तो नहीं, CH2N2। अगर ये हमारा क्या है, डायज़ो कंपाउंड है या नहीं है, CH2N2 का डायज़ो कंपाउंड है नहीं है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखाया था मैंने आपको। एक मिनट CH2N2 सॉरी हाँ देखो, CH2N2, सी से 2 हाइड्रोजन ग्रुप लगे हैं और 2 नाइट्रोजन, और एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव, सिंपली आप रिप्रेजेंट कर दो कि हमारा ये डायज़ो कंपाउंड है नहीं है। इसी को हम स्क्वीज करके ये लिखा था, नहीं लिखा था हमने, डबल बॉन्ड N2H, और इसी को हम रिप्रेजेंट कर देते थे ऐसे। तो लिखने का तरीका आपको मैंने बता दिया, इसलिए ये क्या है, डायज़ो कंपाउंड है, ठीक है। डायज़ो कंपाउंड कब कार्बन का सोर्स बिहेव करता है, जब इसके ऊपर दिया जाता है, इसको जब दिया जाता है, हीट दिया जाता है, या फिर इसको यूवी लाइट दी जाती है। हीट और लाइट की प्रेजेंस में हमारा डायज़ो कंपाउंड ये दे देता है हमारा कार्बन। कैसे दिया, ये कार्बन कैसे फॉर्म हुआ, उस चीज को देखो। हमारा डायज़ो कंपाउंड ये कुछ इस तरीके से दिखता है, नहीं दिखता, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, होगा ही नहीं होगा। ये नेगेटिव चार्ज यहां से उतरता है और उतरेगा तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन जनरेट होती है। ये दो देखो, ये नेगेटिव यहाँ उतरा, ये इसने अपने डबल बॉन्ड उठा लिए और कुछ इस तरीके से कंडीशन बन जाएगी। ट्रिपल बॉन्ड N, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो न्यूट्रल हो गया, इसने एक्स्ट्रा लिए तो इसमें नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल लिया, और यहाँ पर N2 गैस रिलीज हो जाती है। क्या हो जाती है? N2 गैस निकल जाती है, NN।
दो N है तो दोनों निकल जाएंगे क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चले गए। इलेक्ट्रॉन लेके चले गए तो इसके पास अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गए कार्बन के पास, ठीक है। और यही हमारी क्या होती है कार्बन, और यहाँ N2 गैस निकल चुके हैं, यहाँ दिखा दो चाहे वहाँ दिखा दो, बात एक है। तो यही तो चीज़ बनाई है हमने। बस इतना याद रखना, डायज़ो कंपाउंड कब सोर्स ऑफ कार्बन की तरह बिहेव करेंगे, जब इसके पास क्या लिखी हो, हीट दिया हो या फिर इसमें लाइट प्रेजेंट में डाल दिया हो। तो हीट और लाइट की प्रेजेंस में ये कार्बन प्रोड्यूस कर देते हैं। कैसे किया वो मैंने आपको बताया। कुछ इस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, हमने रिप्रेजेंटेशन अभी देखी है। ये अपने डबल बॉन्ड यहाँ उतारते हैं, ये अपने चढ़ा लेता है, कुछ इस तरीके से। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अपने निकल जाता है और ये हमारा कार्बन फॉर्म हो जाता है। ऐसे ही हम अपने और भी कार्बन को जनरेट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है CH3 का होल ट्वाइस N2, दिस इज अ डायज़ोमीथेन। हमारा ये डायज़ो कंपाउंड भी है, ऑब्वियस ही बात है। अगर इसमें हीट दे दे या लाइट दे दे तो सिंपली आप क्या करवाओगे, इसको तो पहले लंबे सेक्शन बनाओ कि हमें क्लियर समझ में आए। एक दो बार हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, फिर हमें समझ में आएगा, ठीक है। फिर इस तरीके से सिचुएशन बनेगी, डबल बॉन्ड N और इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। फिर आप क्या करोगे, आप कहोगे भाई ये डबल बॉन्ड को उतार दे, ये उतारता है, ये अपने चढ़ा लेता है। चढ़ाएगा तो कुछ इस तरीके से कंडीशन बन जाती है, CN ट्रिपल बॉन्ड N और इस पे H, और इसने जब इलेक्ट्रॉन उतार दिया तो ये तो न्यूट्रल हो चुका है, इसने एक्स्ट्रा लिया तो नेगेटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है, और इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो आपको पता ही है ये H नहीं है, दिस इज मिथाइल ग्रुप, इसको ठीक कर लेना, ठीक है। तो आपके पास मिथाइल ग्रुप इधर आ गए, मिथाइल ग्रुप इधर आ गए, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला चुका है तो ये अपने अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख लेगा और N2 गैस निकल गई। सिंपली आप कार्बन को जनरेट कर लो, तो यहाँ पर सिंपली डाइमिथाइल कार्बन बन गया हमारा, ठीक है। तो ऐसे हम कार्बन की फॉर्मेशन कर सकते हैं सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास डायज़ो कंपाउंड दिए होंगे, डायज़ो कंपाउंड में अगर हीट और लाइट मेंशन्ड है तो सिंपली हम अपने कार्बन को जनरेट कर सकते हैं। ऐसे आप जनरेशन और देखेंगे कैसे हम अपने कार्बन को जनरेट कर सकते हैं। आ जाओ, ठीक है। देखो भाई, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, डबल बॉन्ड हो N2, ठीक है। और अगर इसमें हीट और लाइट दे दे तो आप कैसे अपने कार्बन को जनरेट करोगे। तो आप कहोगे भाई इसको हटाओ, इसको N2 को थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, N डबल बॉन्ड हो डबल N, तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो आप क्या करोगे भाई, इस नेगेटिव चार्ज को उतारो, इस पे चढ़ा दो। तो चढ़ाओगे तो आप क्या करोगे, कुछ इस तरीके की कंडीशन जनरेट होगी, N ट्रिपल बॉन्ड N, इसने इलेक्ट्रॉन उतार दिया तो इस पे न्यूट्रल हो चुका है, ये पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा तो कुछ इस तरीके की कंडीशन आपके पास जनरेट होगी और ये हमारे कार्बन जनरेट हो चुका है। सिंपली आप करवा दोगे, कोई हार्ड तो नहीं है ना भाइयों। चलो फिर आ जाओ और अपने क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन कैसे जनरेट करेंगे। तो कार्बन की जनरेशन हमें बिल्कुल अच्छी तरह सीखनी है। ऐसे हमारे पास इस तरीके की कंडीशन आ जाए तो हम कैसे, अगर इसमें हीट और लाइट मेंशन कर दे तो आपको पता चल गया डायज़ो कंपाउंड है। धीरे धीरे आपको सीख जाएंगे, टेंशन मत लो। डायज़ो कंपाउंड है, अगर हीट और लाइट मेंशन कर दी तो आपको क्या करना है, सीधा कार्बन को जनरेट करना है। तो आप कहोगे भाई इसको अच्छी तरह हम लिखेंगे, लिखो, एक दो बार अभी और करना पड़ेगा, ठीक है। N डबल बॉन्ड N, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। तो आप क्या करोगे, नेगेटिव चार्ज को यहाँ उतारोगे, ये चढ़ा लेगा। तो आप क्या कहोगे भाई, इस तरीके से सिचुएशन जनरेट हो जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये कहेगा भाई मैं अपने इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा हूँ, तो इस पे इस तरीके से सिचुएशन क्लियर हो जाएगी और N2 गैस निकल जाएगी। तो हमारे पास इस तरीके की कार्बन भी फॉर्म होगी। अगर हमारे पास इस तरीके कुछ डायज़ो कंपाउंड दे रखे हैं तो हम कैसे अपने कार्बन को जनरेट करेंगे। हमारे पास सेम कंडीशन दे दी तो क्या करेंगे, तो आप क्या करोगे, अब शॉर्टकट मारो, थोड़ा शॉर्टकट इस तरीके से दे दिए तो आपको पता है ये N2 गैस निकल जाएगी। तो सिंपली हम क्या कर देंगे, कार्बन जनरेट कर देंगे। तो अब हमें शॉर्टकट भी मारना सीखना पड़ेगा, सिंपली, कोई दिक्कत तो नहीं। तो और भी हम अपने
कार्बिन लेके आते हैं डायज़ो कंपाउंड। अब हम अपने डायज़ो कंपाउंड में कुछ चेंजमेंट लेकर आ रहे हैं। जो हमारे डायज़ो कंपाउंड है, कार्बिन तो बनाएंगे, अब हम कुछ डायज़ो कंपाउंड जो लेकर आ रहे हैं वो है हमारे कार्बोनिल मिक्सअप होंगे उसके अंदर, कार्बोनिल डायज़ो कंपाउंड, डायज़ो कंपाउंड। जो हमारे कार्बोनिल डायज़ो कंपाउंड है, उस जो डायज़ो कंपाउंड है उसके आसपास कोई कार्बिन भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, सॉरी कार्बोनिल भी प्रेजेंट होगा। ये हमारा डायज़ो कंपाउंड है, इसके आसपास कार्बोनिल ग्रुप लगा है। तो सिंपली आप क्या करोगे, मैंने क्या बोला, तो इससे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको हीट और लाइट मेंशन कर रखी है तो आपको पता है N2 गैस हटेगा और आपको सिंपली क्या मिल जाएगा, कार्बन मिल जाएगा। और ये जो कार्बन बनेगा उसके आसपास कार्बोनिल ग्रुप है, इसलिए कार्बोनिल टाइप की थोड़ी कार्बन मिल गई हमें, ठीक है। और जो कार्बोनिल टाइप की जो कार्बन बनती है हमारी डायज़ो कंपाउंड, तो हमें पता है कार्बोनिल डायज़ो कंपाउंड है, उससे जो कार्बन जो बनेगी उस कार्बन का एक स्पेसिफिक नाम होता है। वो जो नाम है वो है असाइल कार्बन, असाइल कार्बन। तो कार्बोनिल डायज़ो कंपाउंड से जो कार्बन बनती है उसको हम एक स्पेसिफिक नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं हम असाइल कार्बन, ठीक है भाइयों। ऐसे ही हमारे पास डायज़ो कंपाउंड इस तरीके हैं, देखो क्लियर हुआ। इसको शॉर्टकट हमारा है, लॉन्ग मेथड सीखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग मेथड में क्या करना है, आपको इसको हटाना है, N डबल बॉन्ड N, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, सिंपली नेगेटिव चार्ज यहाँ उतरेगा, ये ऊपर चढ़ जाएगा। कुछ इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट होगी, N ट्रिपल बॉन्ड N, इसके ऊपर पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, कुछ इस तरीके से N2 गैस निकल जाएगी। तो वो सिंपली आप यहाँ तक करवा दोगे। अब अपने और कार्बोनिल डायज़ो कंपाउंड ही दिखाते हैं, और उससे बनने वाला जो हमारा कार्बन होगा वो हमारा कैसा होगा, असाइल कार्बन होगा। कैसा होगा भाई, असाइल कार्बन होगा, C डबल बॉन्ड O OET। ये हमारे पास हीट और लाइट मेंशन करके दे दे, ये हमारा कार्बोनिल डायज़ो कंपाउंड ही है। आपको पता है यहाँ से N2 हटेगा, N2 हटेगा तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की कार्बन फॉर्म हो जाएगी, और जो हमारी कार्बन होगी, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इसी को हम बोल सकते हैं भाइयों, यहाँ से हट चुका है, कोई दिक्कत तो नहीं, यहीं पे तो कार्बन जनरेट होगी, ये N2 निकल चुका, तो यहाँ पे दिखा दो। ऑब्वियसली बात है यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं है, मेंशन हो या ना हो। इसी को हम लॉन्ग में ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ N ले लो, डबल बॉन्ड N ले लो, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, तो आपका अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ उतरेगा, ये इसलिए ये चढ़ा लेगा। तो आपको पता है क्या होगा, कुछ इस तरीके की कंडीशन दिखेगी, ठीक है। और यहाँ N, और रुक जाओ एक मिनट, ठीक है, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ N, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड N, और इसके पॉजिटिव, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेके चल जाएगा, कुछ इस तरीके की कंडीशन। तो हम फॉर्म कर सकते हैं लॉन्ग वे, शॉर्टकट भी याद रखना पड़ेगा आपको, डायरेक्टली N2 हटाओ, कार्बन बना दो, ठीक है। आ जाओ अपने और भी क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारी जो कार्बन बनी, ये भी हमारी क्या है, असाइल कार्बन। तो आपको पता चल गया, हम बिल्कुल अच्छी तरह हम अपने कार्बन को फॉर्म करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, ठीक है भैया। तो हम अब अपनी कार्बन की फॉर्मेशन डायज़ो कंपाउंड से इजीली करवा देंगे। अब हम अपने नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारे डायज़ो कंपाउंड है वो दूसरी तरीके से बिहेव करते हैं। मैंने अभी आपको बताया, वो एक्ट एज अ सोर्स, बेस की तरह भी बिहेव करते हैं, एक्ट एज अ बेस। बेस क्या होते हैं, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो कुछ ऐसे ही डायज़ो कंपाउंड होंगे जो प्रोटॉन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। कैसे होगा, अगर हम डायज़ो कंपाउंड के सामने, जब हम इनमें एसिड या फिनोल, मतलब जब हम डायज़ो कंपाउंड के आसपास एसिड या फिनोल लेकर आते हैं, वो एसिड और फिनोल के केस में क्या करते हैं, उनमें से हाइड्रोजन को, मतलब प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और बेस की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। कैसे, अगर हम एसिड ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर इसके अंदर हम अपने डायज़ोमिथेन डाल देते हैं CH2N2, तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, CH2N2 को HH डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, और इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव। आप क्या करोगे, नेगेटिव चार्ज को यहाँ उतारोगे, ये ऐसा, तो ये कुछ इस तरीके की सिचुएशन तैयार हो जाएगी, N ट्रिपल बॉन्ड N, और इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव
होगा ही नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, पहले बताओ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या करेगा, बेस की तरह बिहेव करता है, ये इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इस इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेगा भाइयों, खींच लेगा। और खींचने से क्या होगा, ये क्योंकि बेस है, ये प्रोटॉन की तरह, प्रोटॉन एक्सेप्टर की का काम कर रहा है, तो बेस की तरह बिहेव कर रहा है। किसके केस में होता है, एसिड और फिनोल के केस में ऐसा होता है। तो ये बेस की तरह बिहेव करने लग जाता है, ये कुछ प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट होगा, होगा ही नहीं होगा। फिर क्या होगा, हमारे ये जो हमारा ये अभी खत्म नहीं हुआ, ये वापस आता है, यहाँ पर वापस आता है। तो आपको पता है ये अपने जब एक हाइड्रोजन इसने छीन लिया तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होंगे ही नहीं होंगे, और 3 हाइड्रोजन होने की वजह से नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन ने की वजह से ये हाइड्रोजन ने इसके इलेक्ट्रॉन ले लिए। हाइड्रोजन क्या किया, यहाँ पर इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए इसको, तभी तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और हाइड्रोजन यहाँ के इसके साथ जुड़ के इसके इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज हट चुका है। और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से नाइट्रोजन हाईली अनस्टेबल है, इसलिए अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, और इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो कार्बन, हाइड्रोजन, 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 और इसके पास क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, और इसके पास डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, तुरंत क्या करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और ऑक्सीजन के ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, और ये हमारा ईस्टर फॉर्म हो गया। क्या हुआ भाई, हमारा क्या हो गया, ईस्टर फॉर्म हो गया। तो समझ आया कैसे हुआ, कैसे नहीं, क्लियर हुआ। तो हमारा डायज़ो कंपाउंड एसिड और फिनोल के केस में बेस की तरह एक्ट करने लग जाता है, वो आपको मैंने बता दिया। यहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, ये सिचुएशन क्रिएट हुई, तो हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल गए N2 गैस के थ्रू, कार्बन पे डेफिशिएंसी आई, डेफिशिएंसी आने की वजह से ऑक्सीजन के पास चला गया, और हमारा एस्टर फॉर्म हो गया। अब फिनोल के केस में देखते हैं कैसे हमारा जो डायज़ो कंपाउंड है वो एक्ट करता है बेस की तरह, ठीक है। तो फिनोल के केस में भी सिंपली हमें यही करवाना है, ठीक है। अगर हमारा डायज़ो कंपाउंड है CS2N2, कोई दिक्कत तो नहीं, तो CS2N2 को डायरेक्टली मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं, ऐसी सिचुएशन बनती नहीं होती। देखो CH2N2, H डबल बॉन्ड N, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ उतारेगा, ये चढ़ा लेगा, तो इस कंडीशन को हम ऐसे लिख सकते हैं H N ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, क्लियर है। और इसी को तो हमने यहाँ लिख रखा है, यही तो चीज़ है, CH2 के ऊपर नेगेटिव और N को N2 लिख दिया। अब हमारा क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, CH2 ये बेस है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो हमारे पास कुछ इस तरीके की कंडीशन क्रिएट होगी, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ने खींच लिए इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन मतलब कार्बन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए H, और ये H और N2। अब N2 क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, N2 अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, और N2 अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो कुछ इस तरीके से कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इसके साथ अटैच हो जाएगा, और ये भी हमारे इस तरीके से ईस्टर की ही फॉर्मेशन होगी, और ये एक तरीके से अनिसोल फॉर्म हुआ। क्या है ये हमारा, एक हमारा कॉमन नेमिंग है इसकी, एनिसोल फॉर्म हो गया। तो देखो फिनोल से हमने एनिसोल बना दिया, तो क्लियर हुआ डायज़ो कंपाउंड बेस की तरह भी एक्ट करता है, किस किस के सामने, एसिड और फिनोल के सामने। क्यों, इनके जो प्रोटॉन होते हैं वो हाईली एसिडिक होते हैं, इनके जो प्रोटॉन होते हैं हाईली एसिडिक होते हैं, एसिडिक प्रोटॉन को बेस को चुराने में मजा आ जाता है, इसलिए क्लियर हुआ। तो ये प्रोटॉन का एक्सेप्टर बन जाता है, यहाँ पर बेस की तरह एक्ट करने लग जाता है। अगर मैं इसी के सामने एल्कोहल ले लेता हूँ, सिर्फ एल्कोहल के केस में अगर हम ले लेते हैं CH3CH2OH, ठीक है, एल्कोहल के केस में अगर हम डायज़ो मीथेन की रिएक्शन करवा दें तो कोई रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि इसके जो प्रोटॉन हैं, इसके जो प्रोटॉन है भाइयों, इसके जो प्रोटॉन है ये इतने ज़्यादा हाईली एसिडिक नहीं होते कि रिएक्शन हो पाती है, ठीक है। तो इसके केस में रिएक्शन नहीं हो पाती, पर एसिड और फिनोल के केस में सिमिलरली डायज़ो कंपाउंड बेस की तरह एक्ट कर जाता है, पर अल्कोहल के केस में नहीं करता, क्लियर है। ऐसे ही हमारे पास अगर हम मिक्सअप क्वेश्चन आ जाते हैं, क्लियर है, एक ही कंपाउंड के अंदर अल्कोहल भी आ जाए और फिनोल भी आ जाए तो डायज़ो कंपाउंड किस पे रिएक्ट करना पसंद करेगा, तो उस चीज़ को हम देख लेते हैं।
ठीक है। और इसमें अगर हमारे पास डाल दिया CH2N2 तो आप क्या करोगे, आपको पता है ये एक हमारा नॉर्मल अल्कोहल है और ये हमारा फिनोल है, पर डायजो कंपाउंड फिनोल से रिएक्ट कर लेता है। क्यों? ये हाइड्रोजन को तुरंत एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो हमारा ये कुछ CH3N2 जनरेट होगा और CH2N2 इस पे नेगेटिव, इस पे N आएगा, पता है तुम्हें। और ये नेगेटिव पार्ट आने की वजह से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन होंगे और 3 हाइड्रोजन होने की वजह से नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर चल जाएगा तो कुछ CH3 बनेगा और CH3 बनने की वजह से ये इस पे अटैक कर लेगा। आपको पता है हाइड्रोजन उधर चल चुके हैं, इस पर अटैक मार देगा क्योंकि इस पे CH3 के ऊपर पॉजिटिव होगा ही नहीं होगा, CH3 तुरंत इस पे अटैक मार देगा और हमारे पास कुछ अनिसोल ही फॉर्म होगा इधर की तरह OCH3 और इससे अटैच हमारा ये अल्कोहल ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। सिंपली आप रिएक्शन करवाओ, मैकेनिज्म को फॉलो करो, आपका आंसर आ ही जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही हम मिक्सअप क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखो, अगर हमारे पास इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड दे दे, अल्कोहल दे दे, तो आप क्या कर दोगे? अगर आपको CH2N2 दे दिया, क्या दे दिया? CH2N2, तो सिंपली आप किससे रिएक्ट करोगे? कौन सा प्रोटॉन चुराओगे? तो आपको पता है इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा और ये प्रोटॉन पहले एक्सेप्ट करेगा तो ये CH3N2 बनेगा, यहाँ से प्रोटॉन गायब हो गए, CH3N2 बनेगा और CH3N2 बनने की वजह से नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे तो नेगेटिव चार्ज हो ही जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन निकल जाता है। तो आपके पास कुछ इस तरीके की कंडीशन फॉर्म होगी, COOCH3 और यहाँ पर आपका अल्कोहल। क्यों? इसी से क्यों रिएक्ट करा, फिनोल से क्यों नहीं रिएक्ट करा? हाँ भाइयों, ये हमारा फिनोल है, यह हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनमें से जो ज़्यादा एसिडिक होगा उससे हमारा ये डायजो कंपाउंड रिएक्ट करेगा। तो आप सोचो, 1 मोल ऑफ कंपाउंड दे तो किससे रिएक्ट करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड से या फिनोल से? किसी से भी रिएक्ट कर सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक है, कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा? एसिड फिनोल ज़्यादा एसिडिक होगा या कार्बोक्सिलिक एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होगा, इसलिए अगर हम 2 इक्विवेलेंट ले लेते हैं, 2 इक्विवेलेंट ले लेते हैं CH2N2 के, तो एक इक्विवेलेंट है तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा, फिनोल से नहीं करेगा। दोनों इक्विवेलेंट ले लेते हैं तो दोनों से रिएक्ट कर जाएगा और दोनों से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे भी CH3 ग्रुप लग जाएगा और यहाँ पे भी CH3 ग्रुप लग जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज़? तो इस चीज़ का याद रखना, आपके पास जो डायजो कंपाउंड है कितने दे रखे हैं, एक दिया है तो वो होगा कि भाई जो ज़्यादा एसिडिक होगा उसके पास जाएगा हमारा डायजो कंपाउंड, दोनों दिए हैं तो दोनों के पास जाके रिएक्ट करेगा। ठीक है, पर इतना याद रखना अल्कोहल से जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा। तो भाइयों, हमने कार्बिन जो हमारे डायजो कंपाउंड है वो बेस की तरह तो रिएक्ट करना वो हमने अच्छी तरह देख लिया। अब हमारे चलते हैं, हमारे जो डायजो कंपाउंड है वो कुछ न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। ज़्यादा कि हमें इस केस में यहाँ इस वाले लेक्चर में ज़्यादा हमें न्यूक्लियोफिल की सिटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, पर हमारे जो कुछ क्या होता है डायजो कंपाउंड कभी कभार हमें दिए नहीं होंगे, हमें कार्बिन बनानी होगी और हमें डायजो कंपाउंड भी नहीं दिए होंगे क्योंकि हमने अभी तक सीखा है हमने डायजो कंपाउंड से अपने कार्बिन बनाने के लिए। तो हम डायजो कंपाउंड से कार्बिन तो बना लेना सीख तो लिया हमने, पर कभी कभार क्या होगा हमें डायजो कंपाउंड भी हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, हमें अपना स्टार्टिंग मटेरियल भी बनाना पड़ेगा। तो हमें अपने डायजो कंपाउंड को भी प्रिपेयर करने के लिए हमें कुछ कुछ स्टेप होते हैं जो डायजो कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, इसलिए कुछ यूज होता है डायजो कंपाउंड को फॉर्मेशन करने के लिए। तो आपको डायजो कंपाउंड जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। डायजो कंपाउंड एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। कैसे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं वो चीज अभी देख लेते हैं। ठीक है, वो किसके केस में करते हैं? एसिड हैलाइड के केस में करते हैं। किसकी केस में करते हैं? एसिड हैलाइड की केस में डायजो कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। एसिड क्लोराइड की केस में ज्यादातर हम देखने को मिलेगा। ठीक है भाइयों, तो देखते हैं एसिड क्लोराइड ले लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH। ये हमारा एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस H को हटा दो, हमारा क्लोरीन लगा दो तो हमारा ये क्या बन जाता है? एसिड
क्लोराइड। और एसिड क्लोराइड में अगर हम डाल देते हैं CH2N2, हमारा क्या है ये डायजो कंपाउंड। ये CH2N2 जो है ये एसिड क्लोराइड यानी एसिड हैलाइड के आने की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर लेता है, जैसा भी हमने बेस की तरह देखा। तो ऐसे दिखाओ CH2N2 कुछ इस तरीके से दिखेंगे, ठीक है, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव। और आपको पता है ऑक्सीजन और कार्बन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन होगा? ऑक्सीजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन होगा? ऑब्वियसली बता ऑक्सीजन होगा। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज इस पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ उतरता है, ये यहाँ चढ़ जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी वजह से ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, नहीं दिखेगा? इस पे इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो न्यूट्रल हो चुका है, यहाँ पॉजिटिव इस पे नेगेटिव H, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर हमारा ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक मार देता है। ये न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है और वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज पे अटैक मार देती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा है इसलिए ये तुरंत अटैक मार देती है। कुछ इस तरह की कंडीशन फॉर्म हो जाएगी, CH3CO पे नेगेटिव Cl और इसने अटैक मार दिया CH N ट्रिपल बॉन्ड N, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। तो ये कंडीशन आई, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर हमें क्या करना है, ये नेगेटिव चार्ज वापस यहाँ से उतरता है, क्लोरीन अपनी लीव कर जाता है अपनी पोजीशन, ठीक है भाई। यहाँ डबल बॉन्ड ऑन और ये लीव कर गया, तो ये मैं ये जो कार्बन वाला बॉन्ड इधर दिखा दे रहा हूँ, चलो यहीं नीचे दिखा देता हूँ, कोई उधर जगह नहीं दिखेगी, आपको दिखेगा नहीं। तो CH2N2। इसके बाद भी हमें आगे जाना है, पर अभी के लिए इतना कंसेप्ट जरूरी है, इसके आगे लिख दो टू बी कंटिन्यूड, ठीक है। अभी हमें इतना ही मैटर यूज करना है, आपको इतना ही समझ में आना, मेन फैक्ट मेरे को इतना ही समझाना था, इसकी यूज हम करेंगे इसलिए हमने आपको इतना समझाया, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही हमारा जो मैंने क्या बोला, एसिड हैलाइड के केस में ये डायजो कंपाउंड किसकी तरह बिहेव करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। ऐसे ही कीटोन की केस में भी हमारा जो क्या है डायजो कंपाउंड है वो किसकी तरह एक्ट करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह ही एक्ट करता है। कैसे? अगर हम कीटोन ले लें और इसमें हम डायजो कंपाउंड डाल दें तो डायजो कंपाउंड कुछ इस तरीके से दिखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड N, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ उतारेगा ये चढ़ा लेगा, तो इस तरीके की कंडीशन जनरेट हो जाएगी। CH2N ट्रिपल बॉन्ड N, इसके ऊपर पॉजिटिव इसके ऊपर नेगेटिव। और आपको पता है इन दोनों में से सबसे ज्यादा ताकतवर बंदा कौन है? ऑक्सीजन। मोर तो मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए, इस पे डेफिशिएंसी क्रिएट हुई, ये तुरंत इस पे अटैक मार देगा। और आपको पता ही है इसके बाद क्या होने वाला है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक मारेगा तो CH2N ट्रिपल बॉन्ड N, इसके ऊपर पॉजिटिव। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद लिख दो टू बी कंटिन्यूड। हमें बस इतना ही सीखना था मैटर, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या पता चला कि जो हमारे डायजो कंपाउंड है वो एसिड हैलाइड और किसके केस में, एसिड हैलाइड में भी एसिड क्लोराइड या कीटोन के केस में न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। क्लियर है भाई? तो एक चीज और मैंने आपको एक चीज थोड़ी बात बतानी भूल गया कि एक्ट एज अ सोर्स ऑफ कार्बिन में ही हमारे डायजो कंपाउंड एक्ट करते हैं कार्बिन के सोर्स की तरह। पर एक तो मैंने क्या बताया आपको, डायजो कंपाउंड में हीट और लाइट डाल दो तो हमारे कार्बन प्रोड्यूस हो जाएंगे। ऐसे ही डायजो कंपाउंड में अगर आप क्या डाल दो, कुछ मेटल्स डाल दो, मेटल के सोल्ट डालो, रोडियम एसीटेट RHOAC का होल ट्वाइस रोडियम एसीटेट डाल दो, या फिर कॉपर एसीटेट डाल दो, ठीक है, या फिर कॉपर क्लोराइड डाल दो CuCl2, या फिर COOTF डाल दो। ये सारे आपके मेटल के सोल्ट है। अगर आप इस मेटल के सोल्ट यहाँ पे डाल दोगे तो आपको पता है यहाँ N2 लीव, प्रोसीजर वही है, करना वही है आपको, क्या CH2 डबल बॉन्ड N, इसके ऊपर नेगेटिव इस पे पॉजिटिव। आपको क्या करना है, नेगेटिव चार्ज यहाँ उतारोगे यहाँ पर चढ़ेगा, तो आपको पता है CH2, ठीक है,
N ट्रिपल बॉन्ड N, इसके ऊपर पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। आप क्या करोगे, इससे यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकाल दोगे N2 गैस, और आपको पता है यहाँ पे कार्बन फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ डायरेक्टली फॉलो वही करना है, पर प्रेजेंस चेंज होगी। मतलब आपको क्या बताया था कि डायजो कंपाउंड हीट और लाइट की प्रेजेंस में आपको कार्बन देंगे, ऐसे ही मेटेलिक सॉल्ट की प्रेजेंस में भी आपको कार्बन प्रोड्यूस कर देंगे। ऐसे ही आपके पास अगर मैं इस तरीके से डायजो कंपाउंड दूं, करना वही काम है जैसे ये बताया, प्रोसीजर वही है, बस आपको यही चीज डाल के दे देगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से N2 हटाना है और कार्बन जनरेट कर देनी है। ठीक है, अब अपने चलते हैं। कभी मैंने आपको क्या बताया था कि आपको डायजो कंपाउंड बनाकर नहीं दे तो आप कैसे अपने डायजो कंपाउंड को प्रिपेयर करेंगे, उस चीज पे आ जाओ। क्लियर है? तो आपको हम डायजो कंपाउंड की प्रिपरेशन 4 तरीके से कर सकते हैं। डायजो कंपाउंड की प्रिपरेशन 4 तरीके से कर सकते हैं। पहला क्या है, फ्रॉम एसिड क्लोराइड, फ्रॉम एसिड क्लोराइड। कैसे, उस चीज पे आ जाओ। तो एसिड क्लोराइड ले लो, CH3C डबल बॉन्ड OCl, और फिर हमें अपने डायजो कंपाउंड को फॉर्म करना है। फिर डायजो कंपाउंड जब वो बन जाएंगे, फिर हमें कार्बन बनाना है। तो कैसे होगा, उस चीज पे आ जाओ। आपको क्या डाल देगा, CH2N2 डायजो कंपाउंड ही डाल के देगा, और हमें डायजो कंपाउंड ही बनाना है। और डायजो कंपाउंड देगा वो 2 इक्विवेलेंट देगा, मतलब 2 इक्विवेलेंट। आपको 2 बार CH2N2 डालोगे तो आपके पास कुछ जाके इस तरीके की कंडीशन बनेगी। CH2N2 डाला, फिर आपको इस तरीके से ही आपको N2 और यहाँ H, या आपको इस तरीके से डायजो कंपाउंड आपके पास प्रिपेयर होके मिलेगा। ठीक है भैया, आपको एसिडिक क्लोराइड दे देगा, आपको CH2N2 डाल के दे देगा, और 2 इक्विवेलेंट डालोगे तो आपका डायजो मीथेन डायजो कंपाउंड का फॉर्म हो जाएगा। तो हम एक इक्विवेलेंट लेके चल रहे हैं, CH2N2। तो N2 को ऐसे लिख सकता हूँ, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज उतरा, ये ऐसे चढ़ा, तो आपको पता है ये कुछ इस तरीके कंडीशन फॉर्म हो जाएगी, N ट्रिपल बॉन्ड N, इसके ऊपर पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। यहाँ पर जो ये हमारा डायजो कंपाउंड है, एक इक्विवेलेंट लिया, मतलब एक बार लिया है, तो ये एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह। पहले किसकी तरह एक्ट करेगा, तो अभी हमने देखा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। तो ऑक्सीजन और कार्बन में कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन है, और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है, तुरंत इस पर अटैक मार देगा, और अटैक मारेगा तो भाई कुछ इस तरीके से कंडीशन क्रिएट होगी, CH3CO पे नेगेटिव क्लोरीन लग जाएगा, और ये CH2 इधर अटैक मार देगा, और N ट्रिपल बॉन्ड N, और इस पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। कोई दिक्कत तो यहाँ पर नहीं है। फिर हम दूसरा इक्विवेलेंट क्या ले रहे हैं, कुछ नहीं करना, पहले तो यहाँ नेगेटिव चार्ज उतारो, क्लोरीन को पहले बाहर निकालो। क्लोरीन को बाहर निकालोगे तो आपके इस तरीके से कुछ कंडीशन जनरेट हो जाएगी, CH3C डबल बॉन्ड O, क्लोरीन बाहर निकल गया, इसको उठा के इधर ले आया मैं, CH2N ट्रिपल बॉन्ड N, इसके ऊपर पॉजिटिव। ठीक है भैया, और अब हम क्या यूज कर रहे हैं, दूसरा डायजो कंपाउंड। 2 इक्विवेलेंट है, क्या ले रखे, 2 बार इक्विवेलेंट ले रहे हैं ना हमने, तो वापस लेना पड़ेगा, CH2 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। आपको पता है इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज यहाँ उतरेगा, ऐसा कुछ बनेगा, फिर हमारा CH2N ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, और ये जो हमारा डायजो कंपाउंड है ये बेस की तरह एक्ट करेगा। किसकी तरह एक्ट करेगा, बेस की तरह। कैसे, यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है हमारे, ये जो हमारे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बेस डायजो कंपाउंड चुरा के निकल जाएगा, और निकलेगा तो हमारे पास कुछ इस तरीके से कंडीशन जो छोड़ जाएगा। दिखा देता हूँ आपको ऊपर करके, CH3C डबल बॉन्ड O C, एक हाइड्रोजन रहेगा, एक हाइड्रोजन तो बेस ले गया, इस पर नेगेटिव चार्ज, और N ट्रिपल बॉन्ड N, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। एक बार देख लेता हूँ, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है भैया, फिर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ उतरता है, ये ट्रिपल बॉन्ड का एक डबल बॉन्ड इसके ऊपर चढ़ जाएगा, तो आपको कुछ इस तरीके से कंडीशन मिलेगी, CH3C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, और इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अच्छी तरह सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम थोड़ा बहुत, C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड N N2 लिख सकता हूँ, और इसको और भी अच्छी तरह लिखूँ तो कैसे लिख सकता हूँ भाइयों, और ऑब्वियस ही बात है ये कुछ इसी तरीके से मैंने ये यहाँ लिख रखा है,
CH2 C डबल बॉन्ड O CH, देखो ये CHN2 CHN2, तो ये यही तो है। तो हमने डायजो कंपाउंड प्रिपेयर कर लिया और इसी के अंदर अगर हम हीट और लाइट प्रेजेंट कर दें, N2 हटाओ कार्बन फॉर्म कर दोगे। तो पहले हमें डायजो कंपाउंड प्रिपेयर करना आना चाहिए। तो यहाँ पर दो तरीके से एक्ट हुआ हमारा डायजो कंपाउंड। हमने डायजो कंपाउंड की हेल्प से डायजो कंपाउंड बनाया, बस हमें स्टार्टिंग मटेरियल डिफरेंट दिया हुआ और हमें डायजो कंपाउंड तैयार करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग मटेरियल एसिडिक क्लोराइड के केस में हमने क्या करा, दो इक्विवेलेंट यूज करोगे आप डायजो कंपाउंड का, हमारा मिल जाएगा, ठीक है। एक का यूज किया तो पहले न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट किया, दूसरी बार यूज किया तो बेस की तरह एक्ट करा, ऐसी, ठीक है। अगर हम दूसरा केस लेके चलें, वैसे ये जैम वाले बच्चों के लिए नहीं है, नेट वाले बच्चों के लिए ये सेकंड केस आप ध्यान में रख सकते हो, जैम वाले स्किप कर सकते हैं पर देख सकते हो आप। सेकंड केस क्या है हमारा, फ्रॉम टोसाइल अजाइड, किसकी वजह से, फ्रॉम टोसाइल अजाइड। टोसाइल अजाइड के केस से हम अपने क्या डायजो कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हैं। वो कब प्रिपेयर कर सकते हैं, जब इसके अंदर हम TSN3 डाल देंगे। और टोसाइल अजाइड क्या होता है, आप क्या लोगे, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड लोगे। नेट वाले बच्चों को ज़्यादा ध्यान देना है, जैम वाले स्किप कर सकते हैं, ठीक है भाई। एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है हमारा, ये एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है, लिखने की क्या जरूरत है, सुन लो मेरी बात। एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है, अगर इसके अंदर TSN3 डाल दिया, क्या डाल दिया भाई, TSN3। TSN3 ऐसा होता है CH3, फिर हमारा फिनाइल ग्रुप होता है, फिर इससे अटैच सल्फर होता है क्योंकि TS है, डबल बॉन्ड O और N3, N डबल बॉन्ड N, 3 N लगा दिए और इस पे N नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। तो आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से 2 नाइट्रोजन निकालने हैं और 2 नाइट्रोजन निकाल के यहाँ पे अटैक मरवा देना है, ठीक है। इतना काम करना और आपका डायजो कंपाउंड प्रिपेयर हो जाएगा, इसको याद रखना है, ठीक है भाई। ये आपका डायजो कंपाउंड प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही हम दूसरा केस उठा लेते हैं। आपके पास डायजो कंपाउंड इस तरीके से दे दे तो आपको कैसे करना है, यहाँ डबल बॉन्ड हो और इसमें डाल दे TSN3। तो आपको क्या करना है, यही वाला N2 उठा के यहाँ अटैक मरवा देना है, डबल बॉन्ड हो और यहाँ लगा दो N2। क्लियर है, तो डायजो कंपाउंड मिल गया। फिर आगे आपको हीट और लाइट दे दे तो N2 हटाना है, कार्बन फॉर्म कर देना है। जैसे हीट और लाइट दे दी तो आपको क्या करना है, सीधा कार्बन जनरेट कर देनी है। और आपको जनरेट करना मैंने सिखा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड केस देख ले, तो टोसाइल अजाइड से भी हेल्प हमने बना दिया। अब तीसरा जो केस है, हम कैसे अपने एक्टिव वो डायजो कंपाउंड कैसे हम जनरेट कर सकते हैं, दो तो तरीके देख लिए, फ्रॉम एसिड क्लोराइड के केस से देख लिए और दूसरा जो केस देख रहे हैं हम, वो किसके हेल्प से देख रहे हैं, टोसाइल अजाइड की हेल्प से देख लिया। तीसरा जो केस देखने जा रहे हैं वो है फ्रॉम टोसाइल हाइड्राजोन। क्या भाई हो, टोसाइल हाइड्रोजोन की हेल्प से हम देखने जा रहे हैं। टोसाइल हाइड्रोजोन होता है ये डबल बॉन्ड NH+, ये हमारा टोसाइल हाइड्रोजोन है। और इसके अंदर अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, क्या ले ले भाइयों, बेस ले ले, NaOMe दे दे आपको या MEOS दे दे। आपको पता है बेस क्या करता है, प्रोटॉन का एक्सेप्ट करता है, तो बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर गया तो आपके पास इस तरीके से कंडीशन जनरेट हो जाएगी। N इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे टोसाइल, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको क्या करना है, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होंगे नहीं होंगे, ये लोन पेयर यहाँ उतरते हैं और यहाँ पे ये लीव कर जाता है अपने इलेक्ट्रॉन लेके। तो आपको पता है यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंडीशन जनरेट होगी, इस पे नेगेटिव चार्ज, ये लीव कर गया, इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारा कुछ क्या फॉर्म हुआ, ये हमारा वही तो फॉर्म हुआ। इसको हम अच्छी तरह ये भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा
डायजो कंपाउंड ही तो है, तो हमने टोसाइल हाइड्राजोन की हेल्प से बेस यूज करो। कैसे काम करना है, बेस के अगर प्रोटॉन का एक्सेप्ट करेगा नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा अपने लोन पे ना उतारेगा, इसमें ये टीएस ग्रुप लीव कर जाएगा टोसाइल ग्रुप, और हमें अपना डायजो कंपाउंड प्रिपेयर हो जाएगा। ऐसे हम कीटोन के केस से भी कर सकते हैं। कभी कभार क्या होगा, हमारा टोसाइल हाइड्राजोन भी नहीं दिया जाएगा, आपको टोसाइल हाइड्रोजोन भी नहीं देगा, और टोसाइल हाइड्रोजोन भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपको दे देगा कीटोन दे देगा, और टोसाइल हाइड्रोजोन के प्रिपरेशन के लिए आपको डाल के दे देगा TSNH-NH2। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, तुरंत आपको टोसाइल हाइड्रोजोन प्रिपेयर करना है NHTS, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको क्या कर देगा, आपको डाल के दे देगा क्या, बेस डाल के दे देगा NaOH ले लिया इस बार बेस हमने, तो हाइड्रोजन हटाना, हाइड्रोजन हटाओगे तो क्या होने वाला है, डबल बॉन्ड NTS, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पास इलेक्ट्रॉन होंगे ये उतरे, इसमें ये लीव कर गया, लीव करेगा तो आपको पता ही है डबल बॉन्ड N, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव। ठीक है, फिर आगे आपको हीट और लाइट दे दे तो अपना कार्बन बना दोगे, हीट और लाइट दे देगा तो आपको पता ही है ये हमारा कार्बन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये देख लिया, थर्ड केस भी हमने देख लिया कैसे हम अपने डायजो कंपाउंड को प्रिपेयर करेंगे। एक एक करके सभी को देख लेंगे। एक आखिरी केस है जिससे हम अपने डायजो कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हमने 3 केस तो देख लिए, फ्रॉम एसिड क्लोराइड, फ्रॉम टोसाइल एजाइड, फ्रॉम टोसाइल हाइड्राजोन की हेल्प से, तो हमने देख लिया। आखिरी केस है फ्रॉम अल्फा अल्फा एलिमिनेशन, फ्रॉम अल्फा अल्फा एलिमिनेशन। क्या भाइयों, अल्फा अल्फा एलिमिनेशन, एक ही पोजीशन से 2 चीज एलिमिनेट होगी, इसीलिए क्या करा है उसका नाम फ्रॉम अल्फा अल्फा एलिमिनेशन। क्या होता है, आपको CHCl3 दे दिया, ठीक है भाइयों, CHCl3, हमारे CHCl3 तो है, क्लोरोफॉर्म ही तो है, और अगर क्लोरोफॉर्म के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिए, क्या डाल दिए, स्ट्रॉन्ग बेस, कौन कौन से हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, आपको डाल के दे देगा सोडियम हाइड्राइड NH, या N-ब्यूटाइल लिथियम डाल के दे देगा, स्ट्रॉन्ग बेस है, या फिर आपको दे देगा टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड दे सकता है, ठीक है, टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड दे सकता है, या फिर आपको दे सकता है LDA, अच्छा बेस है ये LDA, और आपको दे सकता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह के बेस आपको दिख जाए, क्लोरोफॉर्म दिख जाए, तो इस टाइप की सिचुएशन दिख जाए आपको, क्लोरीन के केस में दिख जाए, तो आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बेस दिख गए, तो बेस होंगे तो प्रोटॉन को क्या करेंगे भाइयों, एक्सेप्ट करेगा। कोई भी बेस ले लिया मैंने, जैसे NaOH ले लिया, तो आपको पता है क्लोरोफॉर्म में से हाइड्रोजन गायब हो जाएगा, Cl, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके इसके साथ जाएगा बेस के साथ, ठीक है, बेस का होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन का एक्सेप्ट कर लिया, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल, और ये ग्रेटर प्लस आई इफेक्ट शो करने लग जाता है, और इतना तगड़ा प्लस आई इफेक्ट होता है कि यहाँ पर जो गुड लिविंग ग्रुप होता है वो लीव कर जाता है। तीनों ही क्लोरीन है, तो कोई भी कह नहीं सकते कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, तीनों में जजमेंट है, सारे अच्छे लिविंग ग्रुप है, कोई भी क्लोरीन हटा दोगे तो आपको पता है कार्बन Cl, और यहाँ पे ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, और यहाँ पर 2 अनशेड पेयर, एक अनशेड पेयर इलेक्ट्रॉन रह गया, और ये हमारा डाइक्लोरोकार्बन फॉर्म हो गया, डाइक्लोरोकार्बन फॉर्म हो गया। तो हमने कार्बन की प्रिपरेशन देखी फ्रॉम अल्फा अल्फा एलिमिनेशन के थ्रू। ऐसे अगर हम क्या ले लें, सेम केस ही लेते हैं, अगर हम क्या करें, 3 क्लोरीन की जगह 2 हाइड्रोजन रखे, 2 क्लोरीन रखे, तो फिर स्ट्रॉन्ग बेस कोई भी हो सकता है। मान लिया हमने N-ब्यूटाइल लिथियम लिया, तो सिंपली आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, पहले तो आपको करना है बेस हटाने। बेस हटाओगे कोई सा भी मतलब प्रोटॉन हटा दोगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, जो अच्छा गुड लिविंग ग्रुप होगा वो लीव कर रहा है, हाइड्रोजन तो है नहीं, तो यहाँ पर बचेगा क्या, CHCl, और क्लियर है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, ठीक है भैया, ठीक है, आ जाओ, क्लियर होगा।
ऐसे ही हम नेक्स्ट केस ले लें, जैसे हमारे पास डाल के दे दे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और यहाँ हाइड्रोजन डाल के दे दिया, ठीक है। और अगर हमने ले लिया NaOH, क्या ले लिया भाइयों, NaOH, तो आपको क्या करना है, सिंपली प्रोटॉन बाहर निकालना है। प्रोटॉन बाहर निकाला तो आपके पास पता ब्रोमीन, क्लोरीन, क्लोरीन और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, जिसकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी अच्छी होगी, तो भैया लिविंग ग्रुप टेंडेंसी होती है आयोडीन की सबसे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ब्रोमीन देन क्लोरीन देन आयोडीन। तो यहाँ पे सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी होती है आयोडीन की अच्छी, देन ब्रोमीन की, देन क्लोरीन देन है। तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी ब्रोमीन की ज़्यादा अच्छी है, ब्रोमीन की अच्छी है, तो ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन लीव करके ले जाता है। तो ये कुछ याद रखना है आपको, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी देन क्लोरीन, आपके पास डाइक्लोरोकार्बन फॉर्म होगी। क्लियर हुआ। ऐसे ही अगर हम क्या ले लें भाइयों, यहाँ ब्रोमीन ले लेते हैं, यहाँ क्लोरीन ले लेते हैं, यहाँ आयोडीन ले लेते हैं, H ले लेते हैं, तो आपको क्या NaOH डाल के दे दिया, तो प्रोटॉन तो हटा ही दोगे आप। प्रोटॉन हटा दोगे तो आपके पास कुछ ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, इस पर नेगेटिव चार्ज, फिर इसमें जो अच्छा लिविंग ग्रुप आयोडीन ही है तो यहाँ से लीव कर जाएगा, आपके पास ब्रोमीन देन क्लोरीन और फिर आपका नेगेटिव चार्ज नहीं है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, आपके पास कार्बन फॉर्म हो जाएगा।